एक वक्त था जब चाइना इंडिया के साथ बॉर्डर भी शेयर नहीं करता था और वो आज इंडिया के बॉर्डर पे आके हमें आग दिखाता है। ऐसा क्या हुआ कि चाइना को समझ आ गया कि ये 1962 वाला इंडिया नहीं है, ये 2024 वाला इंडिया है। अभी तुम्हें पीछे हटने की जरूरत है, इंडिया पीछे नहीं हटे। क्या है ट्रीटी ऑफ चुशूल, क्या हुआ था गलवान वैली में, आज हम इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं डिजिटल डिप्लोमेट ऑफ भारत। हाल ही में एक न्यूज सामने आती है कि इंडिया और चाइना ने अपने बॉर्डर रिलेशन नॉर्मल कर लिए हैं। दे हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट रेजोल्यूशन। सो एग्रीमेंट मतलब अब तक क्या था? अब तक क्या नॉर्मल नहीं था? ऑब्वियसली नॉट। क्या हुआ था? मैं आपको लेके जाना चाहूँगा 2020 में, जहाँ गलवान वैली में 20 इंडियन जवान शहीद हुए थे और उन्होंने चाइना के भी 40 सोल्जर मारे थे। तो क्या हुआ था इस गलवान वैली में और क्यों हुआ था? बेसिकली ये झगड़ा होता है एक इंडियन टेरिटरी के लिए, उसका नाम है अक्साई चीन, जो अभी चाइना के कब्जे में है। तो ये इंसिडेंट क्यों हुआ था, गलवान वैली में क्या हुआ था, इससे पहले मैं आपको लेके जाना चाहूँगा थोड़ा हिस्ट्री में। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ अक्साई चीन? अक्साई चीन क्या भारत का पार्ट है या तिब्बत का पार्ट है या फिर चाइना का पार्ट है? सो आपको मैं थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूँगा। बात है 1740 की, जब अभी के हाल ही के लद्दाख में एक इंडियन एम्पायर था, डोगरा एम्पायर, और उसी के बगल में तिब्बतन एम्पायर था जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं। सो जो तिब्बतन एम्पायर है और डोगरा एम्पायर है, उनके बीच में एक युद्ध हुआ था। वो युद्ध में डोगरा एम्पायर ने तिब्बतन एम्पायर पे हमला किया था और तिब्बतन एम्पायर को इनडायरेक्टली चाइना कंट्रोल कर रहा था। इसलिए ये जो युद्ध था वो इनडायरेक्टली डोगरा एम्पायर और चाइना के जिंग एम्पायर के बीच में था। मुगल एम्पायर के बीच में जाने के बाद वहाँ पे स्टॉप होता है और वहाँ पे एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ चुशूल। इन दिस ट्रीटी ऑफ चुशूल देयर इज वन प्रूवन फैक्ट। चाइना ने अक्साई चीन ये भारत का पार्ट है, ये डोगरा एम्पायर का पार्ट है, ये एक्सेप्ट किया था। सो इसी प्रूफ के भरोसे पे कि भाई आपने ही एक बार एक्सेप्ट किया था कि अक्साई चीन इज द पार्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख का पार्ट है ना कि तिब्बत का पार्ट है। तो इसी भरोसे के दम पे आज इंडिया लड़ रहा है कि नहीं, अक्साई चीन हमारा पार्ट है ना कि आपका। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि चाइना और इंडिया का भी बॉर्डर शेयर नहीं करता था, तो अभी अपने बॉर्डर पे कर क्या रहा है भाई? सो बेसिकली बात ये है, आप अपने स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं, उसमें क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में एक तिब्बतन एम्पायर है। ये तिब्बतन एम्पायर के पीछे पहले से ही चाइना पड़ा था और ये अंग्रेजों को पहले से पता था कि ये तिब्बत आज ना कल चाइना ले ही जाएगा। सो इंडिया को सिक्योर करने के लिए या फिर इंडियन बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए चाइना ने तिब्बत के दो हिस्से किए, आउटर तिब्बत और इनर तिब्बत। इनर तिब्बत को चाइना को दे दिया, भाई तुम इसका जो करना है करो। आउटर तिब्बत और इंडिया की एक बाउंड्री फिक्स की। आउटर तिब्बत और इंडिया की बाउंड्री फिक्स करने के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, एक शिमला ट्रीटी की। इस ट्रीटी में चाइना भी था, तिब्बत भी था और इंडिया भी था। लेकिन बात ऐसी है कि इस ट्रीटी को तिब्बत ने और इंडिया ने एक्सेप्ट किया, लेकिन चाइना ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन बात ऐसी है ना, बाउंड्री किसकी? तिब्बत की है और इंडिया की है। तो इसको चाइना एक्सेप्ट करे या ना करे, भाई तू होता कौन है? तो इसी लाइन पे तिब्बत और इंडिया की बाउंड्री फिक्स हो गई। 1947 के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है और चाइना भी हो जाता है। तो उसी समय चाइना पे रिजीम चेंज होती है, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आती है और एक कम्युनिस्ट पार्टी पूरा तिब्बत हड़पने के पीछे लग जाती है। तो इसी समय उन्होंने अपनी आर्मी तिब्बत में भेज दी और तिब्बत को पूरा हड़प लिया। इसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट ने कभी कुछ भी नहीं बोला। बोलना चाहिए था लेकिन कभी कुछ भी नहीं बोला। उनको लगता था इंडिया में तभी एक क्या बोल सकते, एक डायलॉग फेमस था, हिंदी चीनी भाई भाई। इंडिया को कभी यकीन ही नहीं था कि चाइना सपने में भी इंडिया पे अटैक करेगा। जैसे उन्होंने तिब्बत को हड़प लिया तो उन्होंने बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट चालू कर दिया। बॉर्डर एरिया में रोड बनाना, रेलवे लाइन बनाना। बेसिकली वो कब्जा करना चाहते थे अक्साई चीन पे, जो मैंने आपको बताया। अक्साई चीन पे वो कब्जा करना चाहते थे, इसके लिए वॉर की प्रिपरेशन कर रहे थे। वॉर के लिए रोड बनाना, वॉर के लिए रेलवे लाइन बनाना, जब चाहे सैनिकों को बॉर्डर एरिया में डिप्लॉय करने के लिए वो बॉर्डर
Basically, they are preparing for the war. And what is the Indian government doing about it? Nothing. As I earlier told you, हिंदी चीनी भाई भाई. तो जिसका डर था वही होता है. 1962 में चाइना अटैक इंडिया. On the 20th of October 1962, the Chinese army launched a massive attack on India, both in Ladakh and in the northeast. इंडिया उस वक्त इस वॉर के लिए रेडी भी नहीं था. इंडिया की वैसी हालत भी नहीं थी, इकोनॉमिक कंडीशन में नहीं थी, मिलिट्री कंडीशन में नहीं थी, उस टाइप की पॉलिटिकल विल भी नहीं थी कि इसको डिफेंड कर सके. सो चाइना हैव अटैक्ड ऑल साइड्स. उसने अरुणाचल प्रदेश के साइड से भी अटैक किया, लद्दाख के साइड से भी अटैक किया, बहुत अंदर तक आ गए. और एक समय ऐसा था कि उन्होंने पूरा अक्साई चीन हड़प लिया था और अरुणाचल प्रदेश में बहुत आगे आ गए थे. और उनको जब लगा कि हाँ अब हमें जितनी जमीन चाहिए थी उतनी हमने ले ली है, उन्होंने यूनिलैटरली वॉर को स्टॉप कर दिया. और वॉर को स्टॉप करने के बाद उन्होंने एक लाइन बना दी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो अक्साई चीन और लद्दाख को सेपरेट करती है. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC. यहीं पे ही इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स आज खड़े हैं. यहीं पे जो भी झगड़े या फिर बैटल्स होते हैं इसी लाइन के आसपास होते हैं. एक्चुअली ये जो LAC है उसका भी परसेप्शन अलग अलग है. इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि कोई अलग लाइन है और चाइनीज मानती है कि कोई अलग लाइन है. तो यू कैन सी द टू लाइन्स ऑन योर स्क्रीन. दीज आर द टू डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ LAC. और इस बफर जोन में है 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स. तो क्या होते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट्स? आप न्यूज में सुनते होंगे कि इंडिया ने 65 पेट्रोलिंग पॉइंट पे कब्जा खो दिया है, एक 100 पेट्रोलिंग पॉइंट पे कब्जा खो दिया है. सो बेसिकली बात ऐसी होती है कि ये पेट्रोलिंग पॉइंट मतलब वहाँ पे 65 बड़े बड़े चोटियाँ हैं, बड़े बड़े पॉइंट्स हैं. उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये पॉइंट मतलब यहाँ तक इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सोल्जर्स आ सकते हैं और ये पॉइंट है जहाँ पे चाइनीज सोल्जर्स पेट्रोल कर सकते हैं. उस वॉर के बाद 1962 के वॉर के बाद बहुत सारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स है जहाँ पे इंडियन सोल्जर्स पहले जा सकते हैं लेकिन अभी नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि चाइना ने उसको भी हड़प लिया. आज की बात नहीं है, 2020 की बात नहीं है, ये पहले से हो रहा है. उसको बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना. तो व्हाट इज द सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी? ये जो 65 पॉइंट्स है चाइना उसको एक ही साथ कब्जा करने की कोशिश में नहीं लगता. वो एक पॉइंट पकड़ता है, वहाँ पे कुछ दिन रुकता है, वहीं पे बैठ जाता है. एक हड़पने के बाद फिर से दूसरा, फिर से तीसरा, एट अ टाइम नहीं करता है. मतलब वो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट को 65 पार्ट्स में डिवाइड करता है और एक एक को हड़पने के पीछे लगता है. आप सोच रहे होंगे कि अगर चाइना एक के बाद एक पॉइंट कैप्चर कर रहा था, कब्जा कर रहा था, तब इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इंडियन आर्मी क्या कर रही थी? तो बात ऐसी है कि उस समय पे ना इंडियन गवर्नमेंट उतनी स्ट्रांग थी, ना ही इंडियन इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग थी और ना ही इंडियन आर्मी उतनी स्ट्रांग थी. इंडिया डज नॉट हैव दैट पॉलिटिकल विल टू अपोज चाइना, नाइदर हैव दैट ऑफ पावर. ये बैटल रोकने के लिए, इस बॉर्डर एरिया को शांत करने के लिए, सॉल्व करने के लिए 1993 में चाइना और इंडिया एक एग्रीमेंट करते हैं. तो क्या है एग्रीमेंट ऑफ 1993? इस एग्रीमेंट के मुताबिक चाइना और इंडिया ने ये डिसाइड किया कि अपने बीच में जो भी बॉर्डर के इश्यूज है वो हम बायलैटरल मीटिंग में, मतलब डायलॉग के बाद में बातचीत करके सॉल्व करेंगे, ना कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे कोई भी गोली नहीं चलाएगा. वन थिंग. दूसरी बात, जो बफर जोन है उस बफर जोन में कोई भी परमानेंट पोस्ट नहीं बनाएगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स. कोई भी गोली नहीं चलाएगा और दूसरी बात कोई भी बफर जोन में परमानेंट पोस्ट नहीं बनाएगा. यस, तुम आ सकते हो, पेट्रोल कर सकते हो, हम भी वहां पे जा सकते हैं, पेट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी वहां पे परमानेंट डेरा डाल के नहीं बैठेगा. नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट हैपेंड इन गलवान वैली. गलवान क्लैश में क्या हुआ? सो एज आई अर्लियर टोल्ड यू, इस बफर जोन में दोनों भी इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी पेट्रोलिंग करती है. लेकिन कोई बड़ी इंसिडेंट 5 मई को 2020 में पेंगोंग सो लेक, यू कैन सी ऑन योर मैप, पेंगोंग सो लेक इज बिटवीन दी LAC. बॉर्डर के इस साइड पे भी है और उस साइड पे भी है और इसके एक साइड पे 8 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं. इस 8 पेट्रोलिंग पॉइंट पे इंडिया और चाइनीज दोनों भी पेट्रोल करते हैं. सो 5 मई को ये जब जाते हैं वहां पे तो पेट्रोल पॉइंट 4 पे चाइनीज आर्मी परमानेंट पोस्ट बना के बैठी है, जो कि 1993 के एग्रीमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है, अलाउड ही नहीं है. तो भाई ये वो टेंट उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हैं, उखाड़ते हैं. तो इसके बीच में चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में झगड़े होते हैं और वहाँ पे एक दूसरे को चोटें आती हैं. ये फर्स्ट इंसिडेंट है.
देन उसके बाद ऑब्वियसली इन 1993 दे हैव डिसाइडेड टू सॉल्व द बॉर्डर इश्यूज बाय म्यूचुअल टॉक। तो डिस्कशंस होते हैं और मीटिंग्स होती है और डिसाइड्स होता है कि मिलिट्री जो चाइनीज मिलिट्री है वो फिंगर पॉइंट 4 से अपनी जो टेंट्स है वो उठा के लेके जाएंगे, मतलब वो पीछे चले जाएंगे बेसिकली। तो जैसा मिलिट्री टॉक में डिसाइड हुआ कि चाइना अपनी पोस्ट छोड़ देगा और पीछे जाएगा, तो ऐसा सही में हुआ या नहीं हुआ ये डिसाइड करने के लिए, ये चेक करने के लिए कर्नल संतोष बाबू और उनकी टीम गलवान वैली में जाते हैं। गलवान वैली में जाते हैं तो वो देखते हैं कि भाई ये तो पीछे तो हटे नहीं है लेकिन वहीं पे रेडी है, और रेडी है बहुत सारी संख्या में रेडी है, लेकिन इन मल्टीपल नंबर्स, जो कि इंडिया को आइडिया ही नहीं था चाइना क्या कर रहा है। तो ये जैसे वहां जाते हैं, ये नदी का पानी उन्होंने रोक के रखा था, नदी का पानी छोड़ देते हैं और वहां पे इन पे अटैक कर देते हैं। इन पे जैसे अटैक करते, ये 1962 नहीं है, तो ये आर्मी नहीं रुकने वाली, इन्होंने ही उन पे आक्रमण कर दिया, उन पे अटैक कर दिया है। और इस अटैक में लगभग इंडिया के 20 सोल्जर शहीद होते हैं और चाइना के लगभग 40 से 50 सोल्जर शहीद होते हैं। और ये जो इंसिडेंट है ये 1968 के बाद एक पहला इंसिडेंट था जहाँ पे कोई भी इंडिया चाइना बॉर्डर पे किसी की मौत होती है, कोई शहीद होता है। यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन। गलवान वैली के क्लैश के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाए, चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया, चाइनीज फॉरेन फंडिंग को बैन कर दिया, कुछ लिमिट तक ला लिया और बेसिकली चाइनीज मार्केट और चाइनीज इकोनॉमी को ठेस पहुंचाई। और ऐसा लगने लगा था कि अभी इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो जाएगा, लेकिन वॉर किसी का भी भला नहीं कर सकता, ना ही इंडिया का और ना ही चाइना का। तो बेसिकली दे हैव डिसाइडेड टू सॉल्व दिस इशू बाय म्यूचुअल टॉक। तो 2020 से 2024 में लगभग 20 से 40 मीटिंग्स हुई और इस मीटिंग में इसी इशू सॉल्व करने के पीछे दोनों भी इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट पीछे थे। लेकिन तो ये डील अभी भी क्यों साइन हुई, 2024 में क्यों और चलती थी आगे, तो उसके पीछे 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न मैंने आपको अभी बताया कि चाइना को ये समझ गया है कि ये 1962 वाला इंडिया नहीं है, ये 2024 वाला इंडिया है, ये भी रेडी है और ये भी मार सकता है। तुम अगर 2 मारोगे तो हम 4 मारेंगे, एक बार। दूसरी बात है कि चाइना अमेरिका को एक इंडिकेशन देना चाहता है कि भाई वी आर नॉट ऑन दी डिफरेंट पेज, वी आर ऑन द सेम पेज इंडिया। सो ये 22 अक्टूबर को जो डील हुई उसमें क्या हुआ, तो बेसिकली ये डिसाइड हुआ कि 2020 में सिचुएशन थी, जो 2020 में जो पोजीशन थी एक दूसरे की, उस पोजीशन पे हम चले जाएंगे। मतलब जिस पेट्रोलिंग पॉइंट तक 2020 में इंडियन आर्मी जा सकती थी वहां पे अब जाएंगी, और जिस पेट्रोलिंग पॉइंट तक चाइनीज आर्मी आ सकती थी अब वो वहां तक आएंगे। सो